नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो के अंतर्गत हम आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। हमने इस मॉडल पेपर में सारे इंग्लिश के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उनको बिंदुओं में रखते हुए उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है और फिर भी किसी प्रकार की हमसे कोई त्रुटि रह जाती है तो प्लीज़ हमें अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए पैसेज आएगा और पैसेज को आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है और उसकी एक एक मीनिंग को देखना है, समझना, और ये पैसेज का मेन जो अर्थ है वो क्या कहना चाहता है, इन सारी चीज़ों को हमको देखना है। तो यहाँ पर पैसेज को हम स्टार्टिंग करते हैं। वंस देयर लिव्ड ए वेरी ओल्ड एंड इमेसिएटेड वुमन, यानी एक बार एक बूढ़ी और कमजोर, इमेसिएटेड का मतलब होता है दुर्बल, क्या होता है, दुर्बल या कमजोर, ठीक है ना, एक महिला थी। हु वुड गो डेली, वह रोजाना जाया करती थी, टू ए फॉरेस्ट, एक जंगल में, टू कलेक्ट फायरवुड, लकड़ी जलाने के लिए, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, फॉर हर लाइवलीहुड, अपनी आजीविका के लिए। यानी एक महिला थी जो बूढ़ी और कमजोर थी, वो रोजाना जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जाया करती थी। वन मॉर्निंग आफ्टर कलेक्टिंग ए वंडरफुल of twigs, she managed to place the load on her head and started toward the market place to sell it। यानी वन मॉर्निंग आफ्टर, यानी एक सुबह के बाद, कलेक्टिंग इकट्ठा करने के बाद, अ वंडरफुल ऑफ ट्यूब्स, यानी लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद एक बंडल बनाया। सी मैनेज टू प्लेस, उसने उसको गट्ठा बना के वहां पर रखा। द लोड ऑन हर हेड, उसके बाद अपने सर पर रख लिया। एंड स्टार्टेड टुवर्ड द मार्केट प्लेस टू सेल इट, और उसके बाद वो सीधे बाजार की तरफ जाती है उस गट्ठे को, लकड़ियों को बेचने के लिए। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम्स, कुछ समय चलने के बाद, सी फेल्ट एक्सट्रीमली टायर्ड, उसने बहुत ज़्यादा थकावट महसूस की। टायर्ड का मतलब थकावट। एंड थ्रू, फेंक दिया, द फॉगॉट ऑन द ग्राउंड, फॉगॉट का मतलब होता है ईंधन का गट्ठा, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, यानी वो बहुत ज़्यादा थक गई और उसने उस ईंधन के गट्ठे को कहाँ फेंक दिया, जमीन पर फेंक दिया। सी सेट डाउन, वो नीचे बैठ गई। एंड कर्स, और श्राप देने लगी, हर स्टार्स, उस ईश्वर को, स्टार का मतलब है ईश्वर, फॉर बीइंग बॉर्न पुअर, यानी गरीब जन्म देने के लिए या गरीबी में जन्म देने के लिए वह अपने भगवान को कोसने लगी। अब उस महिला ने कहा, आई प्रेफर, मैं चाहती हूं, डेथ, मृत्यु, किसके, टू दिस काइंड ऑफ रेस्ट, बुरी, इस निर्लज, इस गरीबी, एक्सिस्टेंस, अस्तित्व, यानी मैं गरीब परिवार में जन्म हुआ है, इसके अलावा तो मैं क्या है, मरना पसंद करूंगी, प्रेफर करूंगी। सी लेमेंटेड, वह विलाप करती रही। प्रेजेंटली, तुरंत, उसी समय, द एंजल ऑफ डेथ, मृत्यु का देवदूत, अपीयर्ड देयर, वहां प्रकट होता है। एंड सेड टू द ओल्ड वुमन, और उस बूढ़ी महिला से कहता है, मदर, माँ, आई एम द एंजल ऑफ डेथ, मैं मृत्यु का देवता हूं। यू आर जस्ट रिमेंबरिंग मी, तुमने अभी अभी मुझे याद किया था। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मुझे आदेश दो माँ। द पुअर लेडी वाज टेकन अवे, तुरंत जो महिला थी वो तुरंत पीछे हट गई और देखने लगी। भाई, द सडन अपीयरेंस, अचानक से प्रकटीकरण हो गया, वो प्रकट हो गया, ऑफ द मैसेंजर ऑफ डेथ, उस मृत्यु का जो देवदूत था वो तुरंत वहां प्रकट हो गया। एंड फॉर ए मोमेंट, और उसी क्षण, सी डिड नॉट नो, उसे नहीं पता, व्हाट टू से, कि अब मुझे क्या कहना चाहिए। अब वो घबरा गई कि मुझे क्या कहना चाहिए। बट सून रिकवरिंग फ्रॉम द शॉक, शॉक माने सदमा, लेकिन सदमे से पुनः रिकवर होते हुए, सी सेड, उसने कहा, इन ए वेरी फीबल वॉइस, बहुत ही फीबल माने मध्यम आवाज में, सन, बेटा, प्लीज हेल्प मी, बेटा क्या तुम सहायता कर सकते हो, इन प्लेसिंग दिस बंडल, इस गट्ठर को रखने में, ऑन माई हेड, मेरे सिर पर। अब देखो क्या कहा उस महिला ने, डर गई मरने से, कि बेटा क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, इस गट्ठर को मेरे सर पर रख सकते हो। द एंजल ऑफ डेथ, उस मृत्यु के देवता ने, ऑब्लाइज्ड हर, उसे बाध्य किया और उसके ऊपर गट्ठर रख दिया। एंड सी स्टेगर्ड, और वो लड़खड़ाते हुए, ऑन हर वे, अपने रास्ते चले गए, टू द मार्केट प्लेस, उस बाजार की तरफ लकड़ियों को बेचने के लिए।
तो यहां पर ये पैसेज था, इसका ये अर्थ था। अब इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो हमने जो पढ़ा है वही क्वेश्चन आंसर में पूछे जाएंगे और उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। बीइंग ओल्ड एंड वीक द ओल्ड लेडी वाज सेटिस्फाइड विद हर लाइफ, क्या वो अपने जीवन से सेटिस्फाइड संतुष्ट थी? नहीं थी वो अपने जीवन से। लीडिंग ए कंटेंटेड लाइफ, क्या वो एक संतुष्टपूर्ण जीवन जीना चाहती थी? नहीं। फेड अप विद हर लाइफ, क्या वह अपने जीवन को मतलब एक गरीबी से या कठिनाई से जी रही थी? फुल ऑफ जेस्ट फॉर लाइफ, उसका जीवन के प्रति बहुत उत्साह था। नन ऑफ दीज, तो इसका जो आंसर है वो ये है कि फेड अप विद हर लाइफ, ये इसका ये राइट आंसर हो जाएगा पैसेज के अनुसार। दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। द ओल्ड लेडी एक्सप्रेसेस हर विश टू डाई, टू लिव लॉन्ग, टू लिव कंफर्टेबली, टू डू नो मोर वर्क, नन ऑफ दीज, यानी जो ओल्ड महिला थी उसने अपनी इच्छा किस हिसाब से प्रकट की? उस मतलब मृत्यु के देवता के लिए क्या कहा उसने? तो यहां पर जो दे रखा है टू डाई, मैं मरना चाहती हूं, टू लिव लॉन्ग, टू लिव कंफर्टेबली, टू डू नो मोर वर्क और नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? ए है, क्योंकि वो क्या करना चाहती थी? वो अपने जीवन से परेशान हो चुकी थी, थक चुकी थी, इसलिए वह मरना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है The angel of death appeared to fulfill her desire, to place her bundle on her head, to listen to her tale of woe, to kill her, none of these। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है कि जो हमने पैसेज पढ़ा था, जो मृत्यु का देवता था वो प्रकट हुआ था, क्यों हुआ था? उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एंजल ऑफ डेथ डिड नॉट फुलफिल द लेडीज डिजायर, was not ready to oblige her, fulfill her desire, could not help her और none of these। तो यहां पर आपको जो उत्तर देना वो है fulfill her desire, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट, यानी इस कहानी का मॉरल क्या है? नैतिक जो उद्देश्य है वो क्या है इसका? एवरीबडी वांट्स टू डाई, प्रत्येक व्यक्ति मरना चाहता है। नोबडी वांट्स टू डाई, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। मैन इज मॉर्टल, मैन मॉर्टल है, शाश्वत है। डेथ इज प्रेफरेबल, मृत्यु आनी है। टू ए लाइफ ऑफ सफरिंग, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर है वो है नोबडी वांट्स टू डाई, यानी इस पैसेज के अनुसार ये कहना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है और वास्तव में मरना भी नहीं चाहता है। प्रत्येक आदमी सोचता है कि मैं 100 साल जीऊँ, 200 साल जीऊँ, लेकिन क्या करें, समय और मांग और बॉडी के हिसाब से आदमी को जाना ही होता है। ये इसका राइट आंसर है बी वाला, नोबडी वांट्स टू डाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज अपोजिट इन मीनिंग टू इमेसिएटेड। इमेसिएटेड का मैंने अर्थ बताया था कि जो दुबला पतला होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? इमेसिएटेड बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? रोबस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है स्वस्थ, और डेबिलिएटेड, डेक्रिपिट और गॉन्ट, इन सभी का अंत वो जो अर्थ होता है वो क्या होता है? दुबला पतला होता है। लेकिन हमें इसका क्या देना है? अपोजिट देना है, तो रोबस्ट इसका अर्थ हो जाएगा, स्वस्थ आदमी। अगला देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन बिलो, यानी अब यहाँ पर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के क्वेश्चन करने हैं, जो 7 से लेकर 12 तक इनकी संख्या हो सकती है। ये हमारा जो मॉडल पेपर है वो अनुमानित के हिसाब से है, आप करेक्ट मत समझना कि इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहला जो क्वेश्चन है वो है आई ब्लैंक हिम फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन है। यदि आपको किसी क्वेश्चन में लास्ट दिख रहा है और लास्ट से पहले कोई 4 दिखाई दे, तो हमें लास्ट को समझ के पास्ट का इसमें यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो मेन जो एडवर्ब वो क्या है? 4 और सिंस को हमें समझना चाहिए। सिंस या 4 के बाद यदि लास्ट आता है तो वहाँ पर हमें पास्ट का यूज नहीं करना है। तो आई हैव नोन, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई हैव नोन। हैव बीन नोइंग नहीं होगा, क्योंकि नो वर्ब ऐसी है जिसका कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होता है। जैसे लव होता है, अंडरस्टैंड होता है, सीम होता है, ऐसी कुछ वर्ब होती हैं जिनका कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होता है। हालांकि विशेष सेंस में उनका यूज हो सकता है, लेकिन इस सेंटेंस में जो राइट आंसर वो क्या है? हैव नोन इसका राइट आंसर है। He used to visit us every week, but he rarely now come
कम्स, इज कमिंग और केम। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, रेयरली की वजह से क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा, क्योंकि रेयरली जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवर्ब है। यदि तो यहां पर क्या करना है, कम्स करना है। दोस्तों आपको खुद ये इस पैसेज को या पूरे मॉडल पेपर को देखना है कि आपके कितने प्रश्न सही बैठ रहे हैं और अपना खुद का भी आकलन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लास्ट बस ब्लैंक द बस स्टैंड एट 5 AM, यानी जो अंतिम बस है वो कब जाएगी, 5 बजे जाएगी। तो लीव्स, बिलीविंग, वाज लेफ्ट और लेफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों लीव्स है, क्योंकि ये फिक्स टाइम उसने दे रखा है। जब फिक्स टाइम, निर्धारित समय और स्थान की कोई बारे में सूचना होती है तो वहां पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होता है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन ब्लैंक सो आई कुड नॉट गेट इनटू द ट्रेन, यानी मैं जब स्टेशन पर पहुंचा तो जो गाड़ी थी वो वहां से जा चुकी थी, इसलिए मैं ट्रेन में नहीं चढ़ पाया था। यदि किसी सेंटेंस में आपको पास्ट इंडेफिनिट नजर आता है और व्हेन, बिफोर, आफ्टर का इस तरह से यूज होता है कंडीशन वाला, तो वहां पर हैड स्टार्टेड करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों क्या है, हैड स्टार्टेड है। क्या है, हैड स्टार्टेड, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट हिम ब्लैंक नाउ, तो आपको यहां पर इज गोइंग, गो, बेंट और गोइंग। अब आपसे गलती क्या होती है, यहां पर उसने दिया है नाउ, और नाउ जो एडवर्ब है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्ब है, और आप यहां पर क्या करके आएंगे, इज गोइंग कर आएंगे। लेकिन ये सरासर गलत होगा, और यहां पर इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, गो होगा, क्योंकि लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसलिए यहां पर लेट हिम गो नाउ आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही ब्लैंक ए लाइन अक्रॉस द पेज, ड्रॉइंग, ड्रॉन, ड्रू और ड्रॉड। तो यहां पर ही ड्रू ए लाइन अक्रॉस द पेज, यहां पर ये जो क्वेश्चन सेंस दे रहा है वो पास्ट का सेंस दे रहा है, इसलिए यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ड्रू हो जाएगा। तो यहां पर ड्रू इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज। अब इस प्रकार से आपको एक फिर मॉडल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज। तो यहां पर आपको मॉडल भरना है। देयर वाज ए टाइम व्हेन आई ब्लैंक स्विम 4 आवर्स, यानी एक समय था जब मैं कई घंटों तक स्विमिंग करता रहता था। यदि इस प्रकार से आपकी एबिलिटी या कैपेसिटी पास्ट की दिखाई दे तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है, कुड का ही प्रयोग करना है, क्योंकि यहां पर बाज का सेंस दिया है और स्विमिंग एक कैपेसिटी है, एबिलिटी है, इसलिए यहां पर हमने कुड का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू सी ए डॉक्टर सून, तो यहां पर यू सी ए डॉक्टर सून, शीघ्र ही आपको किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो यहां पर बुड दे रखा है, शुड दे रखा है और नीड दे रखा है, यूज टू दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, शुड होना चाहिए, क्योंकि वो इस सेंटेंस में क्या दे रहा है, केवल एडवाइस दे रहा है, इसलिए हमने यहां पर किसका प्रयोग किया, शुड का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ब्लैंक स्पिन एवरी मॉर्निंग, तो कैन, मे, विल, वुड। यदि किसी सेंटेंस में आपको पास्ट की हैबिचुअल एक्शन नजर आता है तो वहां पर हमें केवल और केवल वुड का ही प्रयोग करना चाहिए। तो इस सेंटेंस का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बेबी इज क्राइंग, ही ब्लैंक बी हंग्री। तो यहां पर कुड, मे, मस्ट और वुड, यहां पर वो कहना चाहता है कि बेबी इज क्राइंग, बच्चा क्या है, चिल्ला रहा है, ही बी हंग्री, तो वो क्या हो सकता है, भूखा। तो यहां पर क्या होगा, मस्ट होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, मस्ट होगा, क्योंकि उसने एक इफेक्ट दे दिया, कारण दे दिया है, कॉज और कारण के बेबी चिल्ला रहा है, इसलिए ही मस्ट बी हंग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव अमॉन्ग द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेज। तो यहां पर फिर आपके लिए क्या पूछे जाएंगे,
कंडीशनल सेंटेंस पूछे जाएंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। तो यहां पर पहली जो कंडीशन है वो दे रखी है, इफ आई वर योर हस्बैंड आई ब्लैंक सेल योर बियॉन्ड द ओशियन। यदि मैं आपका पति होता तो मैं तुम्हें सागरों से दूर यात्रा कराने के लिए ले जाता। तो बिल, वुड, सेल और हैव। अब आपको ध्यान रखना है, यदि इफ वाले ऑप्शन में आपके लिए पास्ट टेंस नजर आता है तो अगले जो सेंटेंस होता है उसमें हमें केवल वुड का ही यूज करना होता है। ये पहली आपको कंडीशन याद रखनी है। यदि किसी सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है तो अगले वाले सेंटेंस में आपको वुड का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ यू रन फास्ट यू ब्लैंक कैच द बस। तो आपको यहां ध्यान रखना है, यदि किसी सेंटेंस में यानी इफ वाले सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है तो उसके बाद हमें विल का ही प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। इफ यू रन फास्ट यू विल कैच द बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ यू ब्लैंक आइस इट मेल्ट्स। यदि किसी सेंटेंस में आपको प्रेजेंट से रिलेटेड वास्तविक चीजें जो हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ जो ऐसी चीजें नजर आती हैं, साइंटिफिक ट्रुथ नजर आता है, तो वहां पर हमें केवल इफ वाले सेंटेंस में और बाद वाले सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करना चाहिए। तो इफ यू हीट, तो यहां पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा हीट। तो यहां पर हीट्स होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरे वाला हीट्स और हीट, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, हीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ ही हैड प्लेड रेगुलरली ही ब्लैंक इम्प्रूव्ड हिज गेम। तो यहां पर क्वेश्चन दिया है इफ ही हैड प्लेड रेगुलरली। तो यहां पर आपको ध्यान रखने वाली चीज है, यदि किसी सेंटेंस में हैड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म आती है, यानी हैड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म आती है, तो उस सेंटेंस में आपको क्या करना है, कुड हैव लगा देना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ही कुड हैव इम्प्रूव्ड हिज गेम। यदि यहां पर वुड हैव आता तो यहां पर क्या लगाते, वुड हैव ही आता, लेकिन यहां वुड हैव नहीं दिया है उसने, कुड हैव दिया है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, कुड हैव ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में इनको चेंज करना है। तो यहां पर पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, राहुल सेड आई कैन सॉल्व दीज सम्स। तो यहां पर सेड, ये आपको पहले इनडायरेक्ट स्पीच को सॉल्व करने से पहले ये देखना चाहिए सेंटेंस कौन सी श्रेणी का है, यानी एसर्टिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या इंपेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। उसी के हिसाब से आपको सैड टू दे रखा है, सेड दे रखा है, क्या दे रखा है, आदि चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पर ये सिंपल वाक्य है क्योंकि फुल स्टॉप लगा हुआ है, राहुल सेड, तो सेड के स्थान पर हमें सेड का ही यूज करना है। आई कैन सॉल्व दीज सम्स, ये ध्यान रखना है इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए। यानी यदि ये वाला ऑप्शन सेड वाला पास्ट में आता है, यानी जो इनडायरेक्ट स्पीच में जो आपके लिए जो वर्ब आती है वो यदि पास्ट में आती है तो सेंटेंस को अगले सेंटेंस में चेंज किया जाता है। जैसे प्रेजेंट को पास्ट में बदलते हैं, कैन को कुड में, मे को माइट में और सेल को शुड में, इस तरीके से हम बदलते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि राहुल सेड, यानी राहुल सेड आई कैन सॉल्व दीज सम्स इजीली। तो राहुल सेड आएगा क्योंकि सेड ही रहता है। फिर उसके बाद यदि साधारण वाक्य आता है तो कंजक्शन क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। तो हमने यहां पर क्या लगा दिया, राहुल सेड दैट, कंजक्शन लगा दिया। आई को हम किस में बदलेंगे, ही में, यानी सन बटा 123 आपको ध्यान रखना है, सन बटा 123। सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ऑब्जेक्ट को सेकंड पर्सन के अनुसार, और नाउन जो एन होता है नन ऑफ द एबव, यानी नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, सन बटा 123, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई को हमने राहुल में बदला, तो इसका जो आई का जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, ही आएगा। कैन को हमने किस में बदल दिया, कुड में बदल दिया, और सॉल्व और दीज को हमने किस में बदल दिया, दोज में बदल दिया। तो दोज में क्यों बदला है, क्योंकि ये प्रेजेंट में था, इसको हमने क्या है, दीज दोज सम्स इजीली। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, राहुल सेड दैट ही कुड सॉल्व दोज सम्स इजीली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टीचर विल से महेश इज डांसिंग ऑन द स्टेज। द टीचर सेड दैट महेश हैड डांस्ड ऑन द स्टेज। द टीचर टोल्ड दैट महेश हैड
danced on the stage. The teacher would say that Mahesh was dancing on the stage. The teacher will say that Mahesh is dancing on the stage. तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? फोर्थ है। क्यों है? क्योंकि यदि किसी सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में दी हुई होती है तो उस वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, लेकिन उसमें कंजक्शन हम क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। She said to us, did you abuse your neighbors yesterday? अब आपको ध्यान रखना है, ये जो क्वेश्चन है वो क्या है? इंटेरोगेटिव है। क्या है? इंटेरोगेटिव है। डिड से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें said to की जगह आस्क्ड का प्रयोग करना चाहिए और इफ कंजक्शन लगाना चाहिए और सेम जो रूल अप्लाई होते हैं उनको अप्लाई करना चाहिए। तो हम इसको बना के देखते हैं। She asked us if we have abused our neighbors the previous day. Next है she asked us if we had abused our neighbors the previous day. She asked us if we had abused our neighbors yesterday. None of the above. तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेकंड वाला। क्या हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। she asked यानी हमने said to को किस में बदल दिया? asked में बदल दिया us, और कंजक्शन हमने if लगा दिया। we had और had जो थी हमारी जो वर्ब थी did को किस में बदल दिया हमने? यानी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। तो वी हैड अब्यूज्ड अवर नेबर्स द प्रीवियस डे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हर मदर सेड व्हाट विल यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट रजनी। तो यहाँ पर जो 24वां है उसको देखते हैं। हर मदर सेड, ये भी क्या है? इंटरोगेटिव है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इंटरोगेटिव तो है लेकिन ये किससे स्टार्ट हो रहा है? WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यदि कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है और WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो सेड की जगह सेड ही रहता है। कंजक्शन हमारा क्या होगा? इफ की जगह WH वर्ड को लगाते हैं। यदि सहायक क्रिया से स्टार्ट होता है तो वहां पर इफ लगाते हैं, और सहायक क्रिया से स्टार्ट नहीं होता है, WH वर्ड से स्टार्ट होता है, तो उस सेंटेंस में हमें कंजक्शन WH वर्ड को ही लगाना होता है। तो इसको बनाते हैं हम। हर मदर सेड व्हाट would she have for breakfast? Her mother said what she shall have for breakfast. Her mother asked what she will have for breakfast Rajni. Her mother asked Rajni what she would have for breakfast. तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो समझते हैं। क्योंकि ये जो रजनी दे रखी है वो हर मदर सेड टू रजनी, रजनी से उसने कहा है, इसलिए यहाँ पर हर मदर आस्क्ड रजनी व्हाट सी वुड हैव फॉर ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। उसके बाद आपके लिए पैसिव वॉइस पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल्स। थिसल्स का मतलब होता है गोखरू, या आप कह सकते हैं कि वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल्स, यानी कोई भी व्यक्ति, ग्रेप्स का मतलब क्या होता है? अंगूर, उनको जो गोखरू होते हैं वहां पर उनको कलेक्ट नहीं कर सकता, इकट्ठा नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनके लगते हैं। तो हमें यहाँ पर करने पर सेंस देना है। तो ग्रेप्स कुड नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स, थिसल्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थ्रॉन्स, और ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स, और थिसल्स कुड नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम ग्रेप्स बाई वन। तो हमें यहाँ सबसे पहले देखना है कि ये सिंपल सेंटेंसेज है। तो यहाँ पर आपको पहले जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव का क्या बनाना पड़ता है? एक्टिव के जो ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव का क्या बनाना पड़ता है? सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और उसी हिसाब से आपको यूज करना है। तो यहाँ पर आपको देखना है ग्रेप्स क्या है? ग्रेप्स ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसे हमें पैसिव का क्या बनाना है? वो बनाना है, सब्जेक्ट बनाना। तो ग्रेप्स यहाँ पर दे रखा है, कैन दे रखा है, कुड नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स। तो इसका ये राइट आंसर नहीं है, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो देखते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? तीसरा वाला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, कैन को कैन नॉट बी गैदर्ड कर दिया फ्रॉम थिसल्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी शैल हैव सेव्ड इनफ मनी बाय दैट
टाइम। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन पढ़ते हैं और देखते हैं। इनफ मनी विल हैव बीन सेव्ड बाय अस बाय द टाइम, वी शैल हैव बीन सेव्ड इनफ मनी बाय द टाइम, इनफ मनी शैल हैव सेव्ड बाय अस बाय द टाइम, और उसके बाद इनफ मनी विल हैव सेव्ड टू अस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो देखते हैं, क्योंकि बी शैल हैव सेव्ड इनफ मनी, तो बी क्या है, इसका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब है और ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। बाय दैट टाइम ये लास्ट में लगाना। तो सबसे पहले हमने क्या लगा दिया, इनफ मनी लगाया, यानी ऑब्जेक्ट को हमने देखा कि इनफ मनी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, बी सब्जेक्ट है, बी शैल हैव सेव्ड ये क्रिया है, बाय दैट टाइम ये दे रखा है, ये लास्ट का प्रीपोजिशन लगाना हमें। तो इनफ मनी को हमने लगाया, बिल को हमने बिल रख दिया, क्योंकि आई होता तो सेल में चेंज कर देते। तो यहाँ पर बिल है बीन सेव्ड, क्योंकि पैसे में हमें क्या लगाना पड़ता है, बीन प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। और बाई अस बी चेंज हो गया, बाई लगाकर अस लगा दिया और बाई दैट टाइम ये हो जाएगा। तो ये इसका पहला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु टीचेज यू इंग्लिश। तो यहाँ पर बाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश, बाई हुम इज इंग्लिश टॉट टू यू, बोथ आर करेक्ट, नन इज करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि हम ये जो सेंटेंस है इसको हम दोनों ही प्रकार से बना सकते हैं, यानी इंग्लिश से भी और यू ऑब्जेक्ट से भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पीपल से दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यदि इस प्रकार का आपको सेंटेंस आता है, पीपल से दैट से स्टार्ट होता है, तो उसे हम इट इज़ सैड के नाम से सेंटेंस को बनाते हैं, उसके बाद कंजक्शन लगाते हैं और शेष जो वाक्य होता है दैट के बाद उसे ज्यों के त्यों उतार देते हैं। तो इट इज़ सैड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला इसका राइट आंसर है, इट इज़ सैड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स। अब आपको यहाँ पर क्या भरना है, आर्टिकल्स भरने हैं। तो यहाँ पर देखना है कि बी हैड ब्लैंक डिनर एट ब्लैंक बी साइड होटल। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में ए, दूसरे ऑप्शन में ए एक्स, तीसरे ऑप्शन में एक्स और ए, और फोर्थ ऑप्शन में डबल एक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा वाला हो जाएगा, क्योंकि बी हैड डिनर, क्योंकि ये सामान्य डिनर की बात कर रहा है। यदि विशेष डिनर होता तो वहाँ पर हम कंजक्शन आर्टिकल जरूर लगाते, एट ए बी साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। ही वाज वंट इन ब्लैंक फेस, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ही वाज वंट इन द फेस, ये इसका राइट आंसर है, द लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर आपको जो अंडरलाइन जो वर्ड है आपको बताना है कि ये कौन सा वर्ड यूज हुआ है, एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है या एडवर्ब है। तो आपको देखना है ही इज क्वाइट फ्रेंडली, तो फ्रेंडली विद मी। तो यहाँ पर फ्रेंडली पर उसने अंडरलाइन कर रखा है, तो आपको बताना है कि ये जो फ्रेंडली है वो क्या है, एन एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या वर्ब है। तो आपको ध्यान रखना है क्वाइट के बाद हमेशा, ये क्वाइट क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब के बाद हमेशा क्या आती है, एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, एडजेक्टिव करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही वर्कड क्विकली। तो यहाँ पर आपको देखना है कि क्विकली शब्द क्या है, एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब, अ वर्ब और प्रीपोजिशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, एन एडवर्ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिटर्मिनर्स। अब यहाँ पर आपको क्या भरना है, डिटर्मिनर को भरना है। तो सी डिड द जॉब विदाउट ब्लैंक एंथुजियाज्म, यानी वह कहना चाहता है कि सी डिड द जॉब, उसने उस कार्य को किया विदाउट के बिना मच इंथुजियाज्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो इंथुजियाज्म है वो क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा, मत इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म का मतलब जोश कह सकते हैं, उत्साह कह सकते हैं, यानी उसने कार्य को बिना उत्साह के किया। तो यहाँ इंथुजियाज्म क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर मच का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज नथिंग दैट ब्लैंक ऑफ अस कैन डू हेल्प। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये सेंटेंस क्या है,
नेगेटिव है, नथिंग का यूज हुआ है, यानी जो सेंटेंस नेगेटिव होता है वहां पर हमें एनी का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ ब्लैंक मनी डू यू हैव। तो यहाँ पर मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। आपको क्या रखना है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, मच का प्रयोग करते हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टडी इज नॉट ब्लैंक इम्पोर्टेंट देन एक्सरसाइज। यदि किसी सेंटेंस में आपको देन नजर आता है और उससे पहले कोई डिटरमिनर बनाना चाहता है तो उस सेंटेंस में आपको क्या भरना है, मोर ही भरना है। क्या भरना है, मोर, यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। स्टडी इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वुड यू लाइक ब्लैंक टी और कॉफ़ी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि किसी सेंटेंस में आपको क्या पोलाइट रिक्वेस्ट नजर आती है तो वहां पर हमें केवल और केवल सम का ही प्रयोग करना चाहिए। वुड यू लाइक सम टी और कॉफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। अब आपको यहाँ पर क्या भरना है, प्रीपोजिशन भरनी है और आप साथ ही साथ यह आकलन करना है कि हम कितना सीख गए हैं और कितना करने के लिए सक्षम है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, बॉयज शुड बी आस्क्ड टू राइट ओनली ब्लैंक इन। तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इन, क्योंकि यहाँ पर इन स्याही के तौर पर यूज हुआ है, ना कि किसी इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज हुआ है। इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज होता तो यहाँ पर विद का ही प्रयोग करते, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, इनका ही प्रयोग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज ब्लैंक लिटरेचर। तो यहाँ पर जब किसी को पुरस्कार दिया जाता है तो वहाँ पर हम फॉर का यूज करते हैं, तो नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिंसिपल वाज आस्क्ड टू गिव ब्लैंक द प्राइजेज। यानी प्रिंसिपल से कहा गया था कि तुम पुरस्कारों को क्या करो, वितरित कर दो। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो पूछा जाएगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अवे। प्रिंसिपल वाज आस्क्ड टू गिव अवे द प्राइजेज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इट इज हार्डली 10 years ब्लैंक द रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस। अब आपको ध्यान रखना है, इट इज 10 year, इट इज 5 years, इस प्रकार से सेंटेंस आता है तो वहां पर हमें केवल और केवल सिंस का ही प्रयोग करना चाहिए। इट इज हार्डली 10 years सिंस द रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हु डिड यू गिव द मनी ब्लैंक ऑन टू फ्रॉम सिंस। तो यहाँ पर वो कहना चाहता है कि तुमने पैसा किसको दिया, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मयंक इज मैरिड ब्लैंक आ कजिन ऑफ माइन। बहुत ही अच्छी एरर आती है मैरिड से संबंधित। अब आपको ध्यान रखना है, यदि किसी सेंटेंस में मैरिड का यूज पैसिव के सेंस में हुआ है, किसके सेंस में हुआ है, पैसिव के सेंस में हुआ है, तो वहां पर हमें टू का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एन अल्टरनेटिव रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। तो पहला क्वेश्चन है, यू आर द स्मार्टेस्ट गर्ल ब्लैंक आई हैव एवर सीन। यदि किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है और वहां आपसे सुपरलेटिव डिग्री पूछी जाती है तो वहां पर आपको केवल और केवल दैट का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, वेयर इज द बैग ब्लैंक यू बॉट यस्टरडे। यानी वह बैग कहाँ है जिसको तुमने कल खरीदा था। तो यहाँ पर आपको देखना है, ब्लैंक से पहले क्या दे रखा है, ये वस्तु, यदि यानी वस्तु दे रखी है, यदि ब्लैंक से पहले यानी खाली स्थान से पहले कोई जानवर का नाम या किसी निर्जीव वस्तु का नाम आता है तो वहाँ पर हमें केवल और केवल बिच का ही प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई मेट ए बॉय ब्लैंक बाज क्लीनिंग हिज बाइक। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि खाली जगह से पहले कोई मेल या फीमेल नज़र आती है और उसके बाद कोई वर्ब नज़र आती है, या एम भी हो सकती है या एच भी हो सकती है, तो उस सेंटेंस में हमें केवल और केवल हु का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, दिस इज द गर्ल ब्लैंक वाइफ वर्क्स इन द आयरन फैक्ट्री। यही वो लड़की है दिस इज द बॉय, ये क्या है, मैन है, सॉरी क्या है, गर्ल नहीं है,
क्या है यहाँ आपको ध्यान रखना, मैन है ये। दिस इज द मैन ब्लैंक वाइफ वर्क्स इन द आयरन फैक्ट्री। यदि किसी सेंटेंस में इस प्रकार से आता है और वहाँ पर आपको क्या है, खाली जगह दिखाई देती है और उससे पहले कोई मेल या फीमेल नज़र आता है और उससे ही रिलेटेड कोई यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन नज़र आता है, तो उस सेंटेंस में हमें केवल और केवल हुज का प्रयोग करना चाहिए। दिस इज द मैन, यहाँ पर मैन आपको करना है, दिस इज द मैन हुज वाइफ वर्क्स इन द आयरन फैक्ट्री। तो यहाँ पर हुज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द वर्ड दैट हैज बीन स्पेल्ड रॉन्गली। अब आपको ध्यान रखना है, इन सेंटेंसेस जो आएंगे वो स्पेलिंग आपको 3 स्पेलिंग सही आएंगी और 1 स्पेलिंग आपको गलत दे दी जाएगी। तो वहाँ पर आपको जो गलत स्पेलिंग है उसको आपको छांटना होता है। तो यहाँ पर 48वां जो क्वेश्चन है, अपोनेंट, अपॉर्चुनिटी, ऑपुलेंस और ऑप्रेस, तो इसमें से आपको छांटना है कि कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पर अपोनेंट सही है, अपॉर्चुनिटी सही है, अपुलेंस गलत है। क्या है, अपुलेंस गलत है और ऑप्रेस भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो मीनिंग है वो है OPULENCE, ये इसकी राइट मीनिंग है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं, बिलीव, रिलीव, ग्रीव और डिसीव। देखो कितनी बढ़िया उसने राइमिंग की है, बिलीव, रिलीव, ग्रीव और डिसीव। इस प्रकार से आपको माइनर मिस्टेक वाली स्पेलिंग दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पर बिलीव को देखना, ये सही है, रिलीव को देखना, ये सही है, ग्रीव को देखना, ये भी सही है, लेकिन डिसीव की गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि डिसीव की जो मीनिंग होती है DECEIVE होता है, लेकिन इसने क्या है DECIEVE होता है, ये गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा। अगला देखना है, क्रियोली, ट्रूली, वर्बली और र्यूडली। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी मीनिंग गलत है। तो क्रियोली की बिल्कुल सही है, ट्रूली की ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्रूली की क्या है, ट्रूली की मीनिंग होती है TRUELY, ट्रूली। वर्बली ये सही है, रूडली ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रूली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीस, नाइदर, ने और रेन। तो यहाँ पर आपको देखना है, मीनिंग को देखना है, स्पेलिंग को चेक करके। नीस ये पहली मीनिंग गलत है, नाइदर ये सही है, ने सही है, रेन सही है, लेकिन इसकी जो नीस की होती है NIECE, इसकी मीनिंग सही होती है। तो ये नीस इसका सही वर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यानी जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उनका आपको क्या करना है, एंटोनिम्स करना है। तो पहला जो वर्ड है वो है प्रीकेरियस। प्रीकेरियस का अर्थ क्या होता है, प्रीकेरियस का अर्थ होता है अनिश्चित, या अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं अनिश्चित होता है इसका अर्थ। तो यहाँ पर आपको देखना है, एंटोनिम देखना है, डेंजर, सेफ, कॉशियस और ईजी। यानी इसका जो प्रीकेरियस जो शब्द है इसका अर्थ होता है अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो अपोजिट है वो क्या होता है, सेफ होता है। क्या होता है, सेफ। तो प्रीकेरियस का जो अपोजिट है वो क्या है, सेफ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सेफ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है तानाशाह, स्वयं शासन, स्वयं का अनुशासन। तो यहाँ पर आपको देखना है, ऑटोनॉमी, सबमिसिवनेस, डिपेंडेंस, सबऑर्डिनेशन और स्लेवरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी खुद पर निर्भर रहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्परवियस। इम्परवियस का जो मतलब होता है वो होता है अभेद। क्या होता है, अभेद, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, अभेद होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, पेनेट्रेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेनेट्रेबल हो जाएगा। पेनेट्रेबल का मतलब होता है दिखाओ। क्या होता है, दिखाओ। हिडन यह है, टॉलरेबल है, जेंटल है, तीनों ही इसका सेंस इम्परवियस है, लेकिन ये पेनेट्रेबल है ये डिफरेंट अर्थ है, दिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर वो पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायोलेंट। वायोलेंट का मतलब होता है क्रुद्ध होना, वायलेंट हिंसक होना। तो टेम, हम्बल, जेंटल और हार्मलेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको
ये जो अपोजिट नहीं है ये क्या है, सिनोनिम्स है, ये आपको ध्यान रखना है, एंटोनिम्स नहीं है, क्या है, सिनोनिम आपको करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिनोनिम है ये 56 वाला क्वेश्चन जो है कैंडिड। कैंडिड का आपको सिनोनिम बताना है यानी पर्यायवाची बताना है, रूड, इम्पर्टिनेंट, ब्लंट और फ्रैंक। तो कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, क्या होता है, स्पष्ट। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ है वो क्या है, फ्रैंक है, इसका वो क्या है, सिनोनिम्स फ्रैंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफेमरल। इफेमरल का मतलब होता है अल्पकालिक, लेकिन इसका जो सिनोनिम है वो क्या है, शॉर्ट लिविंग, क्या है, शॉर्ट लिविंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है हठी, जिद्दी, किसी बात पर जिद करना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर ईजी, ऑब्स्टिनेट, बिलिंग, प्लीएबल, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑब्स्टिनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है पूर्वानुमान, ठीक है ना, और प्रोग्नोसिस रोग निदान ये भी अर्थ होता है। और इसका जो सिनोनिम है वो क्या है, फोरकास्ट है, क्या है, फोरकास्ट है। तो प्रोग्नोसिस का जो सिनोनिम है वो क्या है, फोरकास्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यानी जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उनका आपको वन वर्ड देना है। तो ए पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो हर चीज में क्या दिखता है, ब्राइटनेस, यानी आशा दिखता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट, क्या हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट, यानी ऐसा व्यक्ति क्या होता है, आशावादी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वन हु लैंड्स मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा व्यक्ति जो उच्च श्रेणी में या उच्च रेट में क्या देता है, पैसा उधार देता है। तो वो क्या होता है, सॉल्वेंट, यूक्सोरियस, यूजरर और साइलक। तो उसे क्या बोलते हैं हम, यूजरर बोलते हैं, क्या, सूदखोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूदखोर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन हु कट्स प्रेशियस स्टोन्स। ऐसा व्यक्ति जो बहुत कीमती पत्थरों को काटता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लेपिडिस्ट, क्या बोलते हैं, लेपिडिस्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट बाय द गॉड्स। तो यहाँ पर प्लूटोक्रेसी, थियोक्रेसी, थियार्ची और पेंटीसोक्रेसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, थियार्ची हो जाएगा। थियार्ची का मतलब होता है ऐसी सरकार जो धर्मशास्त्र के अनुसार चलाई जाती है, उसे हम गवर्नमेंट बाय द गॉड्स बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कनेक्टिव्स चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, कनेक्टिव्स भरना है, कंजक्शंस का यूज करना है। सी वांटेड टू इम्प्रूव हर पियानो प्लेइंग ब्लैंक, सी वांटेड टू विन द कंपटीशन, सो बट देयरफॉर बिकॉज। सी वांटेड टू इम्प्रूव हर पियानो प्लेइंग, यानी वह अपनी जो पियानो बजाता है उसमें इम्प्रूव करना चाहता है, इसीलिए सी वांटेड टू विन द कंपटीशन, वह उस कंपटीशन को जीत चुका था या जीत गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बिकॉज का यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉज नजर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने बिकॉज का प्रयोग किया। अगला प्रश्न देखते हैं, नाइदर माई सिस्टर ब्लैंक माई मदर विल बी एबल टू अटेंड द पार्टी ऑन संडे। यदि किसी सेंटेंस में नाइदर का प्रयोग होता है तो नाइदर के बाद हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, नॉर का प्रयोग करते हैं, नाइदर नॉर और आइदर और। तो यहाँ पर इसका जो नॉर है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द आइटम्स आर ऑन सेल इन द लोकल स्टोर नॉट ऑनलाइन। तो यहाँ पर आपको देखना है, द आइटम आर ऑन सेल इन द लोकल स्टोर एंड नॉट ऑनलाइन। तो यहाँ पर इसमें जो कंजक्शन आएगा वो क्या आएगा, एंड आएगा, और एंड इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। यानी जो लोकल स्टोर है उसमें जो सामग्री है वो सेल के लिए रखी गई है, ना कि ऑनलाइन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इट रेन्स ऑन संडे आई विल नॉट बी एबल टू ड्राइव। यदि संडे को बरसात होती है तो मैं गाड़ी चलाने में समर्थ नहीं होऊंगा। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या आएगा, विल आएगा। तो यहाँ पर जो है इफ इट रेन्स ऑन संडे आई विल नॉट बी एबल टू ड्राइव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फाइंड आउट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव डिग्रीज। यानी यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव डिग्री दी है, अब आपको क्या करना है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आपको छांटनी है। तो लेट दे रखा है,
लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लेट, लेटर, लेटर और लास्ट और लेटेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, थर्ड वाला है। यानी लेट की जो सुपरलेटिव होती, कंपैरेटिव डिग्री होती है वो लेटर, लेटर हो सकती है, और लास्ट लेटेस्ट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है, लिटिल की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है लेस, लेसर, और पॉजिटिव जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है लीस्ट। अब देखना है मच, मच की आपको बताना है कि मच की कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। तो मोर, मोर, मैनी, मैनी, मोर, मोस्ट और नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, यानी मच की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो मोर होती है, और मच की जो कंपैरेटिव डिग्री मोर होती है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होती है। अगला प्रश्न देखना है, ओल्ड, ओल्ड की छांटनी है आपको कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स। अब यहाँ पर आपके लिए ईडियम्स आएंगी, मुहावरे पूछे जाएंगे। तो वहाँ पर आपको देखना है, अ बर्निंग क्वेश्चन, अ डिस्कस पर्सनल अफेयर्स, अनफेयर अटैक, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑफ द डे और नन। तो यहाँ पर ये बर्निंग क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑफ द डे। ये थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है दिन का, उसे ही हम क्या बोलते हैं, बर्निंग क्वेश्चन, यानी ज्वलंत प्रश्न बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई बुल इन द चाइना शॉप, यानी चाइना की दुकान में क्या आना, बुल आ जाना, ठीक है ना, सांड आ जाना। तो टू डिस्टर्ब, टू वेस्ट टाइम, एन ऑकवर्ड पर्सन, टू गेट बिग बेनिफिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, एन ऑकवर्ड पर्सन, एक बेतुका आदमी आ जाना। अगला प्रश्न देखते हैं, टू बीट अबाउट द बुश। तो यहाँ पर टू टॉक रिलेवेंटली, टू बी एंग्री, बी एक्टिव ड्यूरिंग द डे और नन। टू बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है झाड़ियों को पीटना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, टू टॉक इररिलेवेंटली, ठीक है ना, बेतुकी बातें करना। अगला प्रश्न देखते हैं, ए वॉफ इन शीप्स क्लॉथिंग, यानी एक भेड़िया भेड़ के कपड़ों में रहना। तो ए हाइपोक्राइट, एन ऑनेस्ट मैन, ए बैड मैन, एन ऑनेस्ट एंड सिंसियर मैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हाइपोक्राइट मैन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अ वाइल्ड गूज चेज। तो यहाँ पर इसका जो ए वायलेंट चेज, अ यूजलेस इंटरप्राइज, अ हार्श जेस्चर, अ नन ऑफ दी एवर। तो ये जो ए वाइल्ड गूज चेज होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है ए यूजलेस इंटरप्राइजेस, यानी बेतुका ऐसा काम करना जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये इसका अर्थ होता है ए यूजलेस इंटरप्राइज। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द अप्रोप्रिएट फ्रेज फॉर द वर्ड, यानी यहाँ पर आपको फ्रेजल वर्ब दी गई हुई हैं और इनको आपको सही करना है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फायर ब्लैंक इन द मार्केट, ब्रोक अवे, ब्रोक आउट, ब्रोक डाउन और ब्रोक अप। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ब्रोक आउट, यानी फायर ब्रोक आउट इन द मार्केट। ब्रोक आउट का मतलब आग लगना, भड़कना, दंगा फसाद होना, बीमारी का फैलना आदि सेंस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, द गवर्नमेंट इज ब्लैंक अ न्यू लेजिस्लेशन टू कर्ब होर्डिंग, ब्रिंगिंग इन, ब्रिंगिंग आउट, ब्रिंगिंग अप और ब्रिंगिंग ऑन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ब्रिंगिंग इन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहना चाह रहा है कि सरकार जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए नया कानून ला रही है, यानी किसी चीज को लाना, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ब्रिंगिंग इन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ऑर्डर मस्ट बी ब्लैंक एट वंस। तो यहां पर कैरीड इन, कैरीड ओवर और कैरीड फॉरवर्ड और कैरीड आउट। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कैरीड आउट। द ऑर्डर मस्ट बी कैरीड आउट एट वंस, यानी अभी तुम्हें ऑर्डर का पालन करना चाहिए, पूरे करने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इवन इफ इट रेन्स आई शैल नॉट ब्लैंक माई जर्नी, पुट अवे, पुट ऑफ, पुट आउट और
पुट बाई। इवन इफ इट रेन्स, यदि बरसात होती है तो आई शैल, होती है तो हो जाने दो, आई शैल नॉट पुट ऑफ माई जर्नी, मैं अपनी यात्रा को नहीं रोकूंगा या बंद नहीं करूंगा। तो यहाँ पर हमने आपके लिए लगभग 80 प्रश्न बताए हैं और आप जितने भी 20 प्रश्न योजनाओं के रह जाते हैं उनको आप अपने स्तर से तैयारी कर लें। बहुत सारी यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारी योजनाएं से संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे। मेरे चैनल पर भी मैंने बहुत सारी योजनाएं और उनके एमसीक्यू क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो वहां से आप उनको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से इस मॉडल पेपर को कराने का प्रयास किया है जितना मैं जानता हूँ, और उसी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाती है तो प्लीज़ आप हमें अपना जो क्वेरीज हैं उनको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।